एक्सेस कंट्रोल हाईवे। यह इकोनॉमिक कॉरिडोर दिल्ली के प्रसिद्ध अक्षरधाम मंदिर से प्रारंभ होकर सहारनपुर होते हुए देहरादून में समाप्त होगा। इसकी मार्ग की कुल लंबाई 210 किलोमीटर की है और इसकी कुल लागत 12,000 करोड़ रुपए है। जनता को बता दें कि इस मार्ग से उत्तराखंड राज्य के विकास एवं पर्यटन को प्रोत्साहन मिलेगा। इसके अतिरिक्त इस इकोनॉमिक कॉरिडोर से हरिद्वार के लिए 51 किलोमीटर लंबा 2100 करोड़ रुपए की लागत का एक लिंक हाईवे भी प्रस्तावित है। माननीय मोदी जी बढ़ रहे हैं आगे दूसरे मॉडल पे, जो दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर अक्षरधाम के ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है। यह कॉरिडोर दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का ही भाग है और इस कॉरिडोर से दिल्ली के ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे एवं सहारनपुर हाईवे में आने हेतु प्रयोग किया जाएगा। जनता को बता दें इसकी मार्ग की कुल लंबाई 30 किलोमीटर की है और इसकी कुल लागत 3500 करोड़ रुपए है। इस परियोजना को दिसंबर 2023 तक पूर्ण किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अत्यंत ही गौरवमय क्षण, विश्व प्रख्यात सबसे लोकप्रिय विश्व गौरव माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में हैं। अब ये तीसरे मॉडल की ओर है। ये कॉरिडोर दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का अंतिम भाग है। इसकी मार्ग की कुल लंबाई 20 किलोमीटर की है, जिसमें 16 किलोमीटर भाग उत्तर प्रदेश राज्य में एवं 4 किलोमीटर भाग उत्तराखंड राज्य में है। इस कॉरिडोर में 12 किलोमीटर लंबाई में वन्य जीव कॉरिडोर तथा 34 मीटर लंबी सुरंग को बनाया जाना है, जो पूरे एशिया का सबसे लंबा वन्य जीव कॉरिडोर होगा। आगे मैं अनुरोध करूंगी उत्तराखंड गतिशक्ति एक लघु फिल्म का प्रदर्शन आप सभी के सामने है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। 2022 तक एक नए भारत का निर्माण करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के तहत विश्व स्तरीय ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को प्राथमिकता दी गई है। दिल्ली से देहरादून की दूरी अब सिमटने वाली है। अब महज 2.5 घंटे में आप दिल्ली से देहरादून पहुंच सकेंगे। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर की लंबाई 210 किलोमीटर है और इसकी पूंजी लागत 12,000 करोड़ रुपए है, जो कि उत्तर पूर्वी दिल्ली, गाजियाबाद, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर तथा देहरादून जिलों से गुजरेगा। इस कॉरिडोर से एक 50 किलोमीटर पर हरिद्वार को भी जोड़ेगा, जो कि 2,095 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। इस कॉरिडोर का पहला सेक्शन दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से अक्षरधाम मंदिर के पास से शुरू होगा और बागपत के पास EPE जंक्शन पर समाप्त होगा। 32 किलोमीटर में से 18 किलोमीटर एलिवेटेड रोड, जो शास्त्री पार्क, खजूरी खास और मंडोला से होकर गुजरेगा। दूसरे सेक्शन में EPE क्रॉसिंग के बाद ये वेस्ट साइड अम्यूनिटी रतलाम मध्य प्रदेश का मॉडल देखते हुए फील्ड मार्ग होगा। हाईवे पर प्रवेश और निकास के लिए कुल 7 इस मॉडल में ट्रैवलर्स को फैसिलिटी मिलेगी, जैसे रिजॉर्ट्स, रेस्टोरेंट्स, हॉस्पिटल्स, ट्रकर फैसिलिटीज रहेंगी, डॉर्मेटरीज रहेंगी और आराम के लिए स्थान भी रहेगा। ये मध्य प्रदेश के एक्सप्रेस हाईवे का मॉडल है, जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का ही भाग है। आगे बढ़ते हुए मोदी जी देख रहे हैं 8 लेन एक्स्ट्रा डोस्ड केबल ब्रिज इन भरूच। ये भी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का हिस्सा है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर गुजरात के भरूच जिले में नर्मदा के ऊपर 2 किलोमीटर लंबा 8 लेन एक्स्ट्रा डोस्ड केबल ब्रिज बनाया जाना है। इस परियोजना की कुल लागत 1300 करोड़ रुपए है। इस ब्रिज के बनने से नदी पर चलने वाले जलयान आदि की आवाजाही भी सुगमता से हो पाएगी। अत्यंत गौरवमय क्षण कि हमारे हिंद देश के नायक स्वयं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। उत्तराखंड के लिए एक और गौरवमय पल।
आगे बढ़ते हुए दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेस एनिमल ओवरपास पैकेज है। ये दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेस वे राजस्थान में स्थित रणथंभौर टाइगर रिजर्व से होकर गुजरता है। इस परियोजना में टाइगर कॉरिडोर पर विपरीत प्रभाव कम करने एवं यात्रियों की सुखद यात्रा के लिए 300 मीटर के 4 वन्य जीव अंडरपास एवं 3.5 किलोमीटर लंबा वन्य जीव ओवरपास बनाया जाना है। नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ते हुए दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे टनल एट मुकंदरा हिल्स पैकेज 15, ये दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे जो कि मुकंदरा हिल्स नेचुरल पार्क से होकर गुजरता है। इस नेचुरल पार्क में वन्य जीव के ऊपर विपरीत प्रभाव को कम करने के लिए देश की पहली 4 किलोमीटर लंबाई में 8 लेन सुरंग बनाई जानी है। इस परियोजना की कुल लागत 1500 करोड़ रुपए है। मोदी जी आगे बढ़ते हुए व्यासी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को देखते हुए व्यासी जल विद्युत परियोजना 120 मेगावाट यमुना नदी पर डाकपत्तर के समीप जनपद देहरादून में स्थित है। परियोजना की कुल लागत 1777 करोड़ रुपए है और परियोजना से प्रतिवर्ष 353 मिलियन यूनिट ऊर्जा राज्य को प्राप्त होगी, जिससे उत्तरी ग्रिड में निर्बाध एवं उच्च गुणवत्ता की विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। परियोजना से तृतीय श्रेणी में 57 स्थायी नौकरियां, परियोजना निर्माण के दौरान 25 लाख मानव दिवस के रोजगार प्राप्त हुए एवं कमीशनिंग के उपरांत परियोजना के संपूर्ण जीवन काल में 4000 मानव दिवस रोजगार के अवसर प्रति माह प्राप्त होंगे। ये हमारा प्रदर्शनी स्थल के प्रोजेक्ट्स की प्रदर्शनी माननीय देश के प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी फिलहाल प्रदर्शनी स्थल में प्रोजेक्ट्स का जायजा लेते हुए बस कुछ ही क्षण में माननीय प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड के युवा एवं यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी से वार्ता करते हुए, साथ में चीफ सेक्रेटरी जी, वास्तव में वर्षों बाद देश ने अपने ऐसा नेता पाया है, वर्षों बाद देश ने ऐसा नेता पाया है, हर्षोल्लास में जनता सारी सबका मन हर्षाया है। नरेंद्र मोदी नाम जिनका सबको बहुत लुभाते हैं, प्रधानमंत्री हैं, हिंद देश के काम बड़े कर जाते हैं। इतिहास रचा मोदी जी ने अटल निश्चय व साहस से बोला जो करके दिखलाया अपने विश्वास व दम से। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच में है। एक बार जोरदार तालियां जितने भी लोग इस जनता में हैं, जनता दरबार में। इतिहास रचा मोदी जी ने अटल निश्चय व साहस से बोला जो करके दिखलाया अपने विश्वास व दम पे। माननीय मोदी जी का स्वागत एवं अभिनंदन। वास्तव में एक अत्यंत ही गौरवमयी क्षण, विश्व प्रख्यात सबसे लोकप्रिय विश्व गुरु विश्व गौरव भारतवर्ष की शान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच में है। साथ में हमारे उत्तराखंड के युवा एवं यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी एवं मंचासीन महानुभावों से अनुरोध है कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। अत्यंत ही गौरवमय क्षण, दर्शक अभिभूत है माननीय प्रधानमंत्री जी को अपने बीच में आज पाके। मैं अनुरोध करना चाहूंगी मुख्यमंत्री उत्तराखंड, माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री पुष्कर सिंह धामी जी से कि वे शॉल, चंदन, इत्र और हर्बल प्रोडक्ट्स माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट कर उनका स्वागत एवं अभिनंदन करें। एक बार जोरदार तालियां माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। मैं अनुरोध करूंगी प्रदेश अध्यक्ष श्री मदन कौशिक जी से।
एक बार जोरदार तालियां हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। ये हर्बल प्रोडक्ट्स माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड देते हुए मैं अनुरोध करूंगी प्रदेश अध्यक्ष श्री मदन कौशिक जी से कि वे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को शंख भेंट करें। एक बार जोरदार तालियां। वास्तव में अत्यंत ही यादगार क्षण रहेगा आज जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से 15,626 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास होगा और प्रदेश अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री जी को टोपी भेंट करते हुए एक बार जोरदार तालियां। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अब अनुरोध करना चाहूंगी प्रदेश अध्यक्ष श्री मदन कौशिक जी से कि वे अपने संबोधन के लिए आगे आए। एक बार जोरदार तालियां मदन कौशिक जी के लिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित देश के प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, इस प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी, हमारे चुनाव के प्रभारी भारत सरकार के मंत्री आदरणीय प्रहलाद जोशी जी, श्रीमान अजय भट्ट जी, सभी पूर्व मुख्यमंत्रीगण, सभी मंत्रीगण, मंच पर विराजमान अन्य सभी महानुभाव, भारत के मान सम्मान और गौरव को दुनिया में बढ़ाने वाले दुनिया के सबसे लोकप्रिय और भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मैं इस देवभूमि आगमन पर आप सबकी ओर से, उत्तराखंड की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। महामहिम आदरणीय राज्यपाल जी भी हमारे मध्य में हैं। आज पूरा देश गर्व महसूस करता है कि आपके सक्षम नेतृत्व में विश्व स्तर पर भारत ने एक नई पहचान बनाई है। पूरी दुनिया के राजनीतिक, वैज्ञानिक और आर्थिक पलक पर भारत की सशक्त मौजूदगी को साफ साफ महसूस किया जा सकता है। हम स्वागत करते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कि ये देवभूमि है, ये वीर भूमि है। इस वीर भूमि के नौजवान जब देश की सीमा की रक्षा करते करते अपने प्राणों को बलिदान हो जाते हैं और तब उनका पार्थिव शरीर इस उत्तराखंड में आता था, तब गौरव के साथ यहाँ के लोग अनुभव करते हुए मन में एक भाव सोचते थे, क्या कभी देश में ऐसा नेतृत्व आएगा? क्या देश के अंदर कभी इस रूप में कोई निर्णय लेगा कि कश्मीर से धारा 370 हटाई जाए? मैं स्वागत करता हूं प्रधानमंत्री जी का, इनके नेतृत्व में 370 हटाने का काम इस सरकार ने किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, सभी देवभूमि वासी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन कि आपके सक्षम नेतृत्व में जहां पूरी दुनिया कोरोना को लेकर और कराह रही थी, अमेरिका और यूरोप जैसे कंट्री भी अपने को असहाय महसूस कर रहे थे। मैं आपके सक्षम नेतृत्व में, आपके मार्गदर्शन में जब कोरोना की वैक्सीन बनी, हालांकि कुछ राजनीतिक दल उससे खुश नहीं थे, लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं, मैं स्वागत करना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी का कि आपके नेतृत्व में दुनिया का सबसे बड़ा अभियान वैक्सीन का
वो भारत में चलाकर 130 करोड़ लोगों को आपने सुरक्षित करने का काम किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जब देश के 80 करोड़ गरीब लोग राशन की दुकान पर जाकर और राशन लेकर वापस आते हैं, जब कोई गरीब व्यक्ति सोचता था बीमार होने पर उसका इलाज कैसे होगा, जब प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो सरकार बनी है उसने इस व्यवस्था को किया और एक गरीब व्यक्ति, उसके परिवार के लोग अच्छे हॉस्पिटल में इलाज कराकर वापस आए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जब गरीब लोग सोचते थे क्या मैं जीवन में कभी घर बना सकता हूं, और आपके नेतृत्व में जब उनका घर बनकर तैयार हुआ, ऐसे गरीब लोगों के लिए काम करने वाले देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी का यह देवभूमि हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उत्तराखंड का विकास आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता में रहा है। आपने उत्तराखंड को विकसित, समर्थ और सक्षम राज्य बनाने के लिए जो सपना देखा था, आज उस दिशा में नए प्रतिमानों की स्थापना होने जा रही है। आपके मार्गदर्शन और संरक्षण में उत्तराखंड में बीते वर्षों में ऐसे अनेक विकास के कार्य हुए हैं, इसका कोई अन्य उदाहरण नहीं है। इसलिए देवभूमि की जनता आज आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपने आप को हर्षित महसूस हो रही है। मैं आप सब उत्तराखंड के ऊर्जावान युवा, बलिदानी सैनिक, समर्पित मातृशक्ति, राष्ट्र के प्रति सर्वत्र न्योछावर करने वाली जनता केवल प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के विकास में सक्रिय सहभागी बनने को तैयार है। हम हृदय से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं सभी मित्रों से निवेदन करना चाहता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री का करतल ध्वनि के साथ जोरदार स्वागत और अभिनंदन करेंगे। सभी मित्रों से कहना चाहता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में अतिथि सत्कार बिना हर अरदास अधूरी होती है। अतिथि ही वो फरिश्ते हैं जिनके आने से आस पूरी होती है। और इन्हीं शब्दों के साथ में डॉक्टर कंचन नेगी पुनः हमारे देश के, हिंद के महानायक माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं मंचासीन महानुभावों का आज के इस विजय संकल्प रैली और लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। सामने हो मंजिल तो रास्ता ना मोड़ना, जो मन हो वो ख्वाब ना तोड़ना। हर कदम पर मिलेगी कामयाबी, बस सितारे छूने के लिए कभी हौसला ना तोड़ना। और राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है आखिर सूर्य बनकर वही चमकता है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगी पोडियम पे उत्तराखंड के युवा एवं यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को उनके संबोधन के लिए एक बार जोरदार तालियां। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। चलो सुरक्षित आपके हाथों में मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को समर्पित कर रहा हूं। सुरक्षित आपके हाथों में संपूर्ण भारतवर्ष है। आपके आशीष से ही संवरता तरुण प्रदेश है। आपके आह्वान पर करोड़ों जन चल पड़े, स्वयं पर विश्वास दृढ़ कर विकास रथ पर बढ़ चले। आपके अनुराग पर पर्वत जनों को नाज है।
आगमन से आपके पुलकित पर्वज राज है। मंच पर विराजमान हमारे पथ प्रदर्शक, हमारे संरक्षक, मां भरती के सच्चे सपूत, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उत्तराखंड के महामहिम राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह जी, केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्री और हमारे चुनाव के प्रभारी आदरणीय प्रहलाद जोशी जी, रक्षा राज्य मंत्री आदरणीय अजय भट्ट जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्रीगण आदरणीय विजय बहुगुणा जी, आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, आदरणीय तीरथ सिंह रावत जी, हमारे सभी आदरणीय रमेश पोखरियाल निशंक जी, हमारे मंत्रिमंडल के मेरे सभी सहयोगी मंत्रीगण, सभी आदरणीय सांसदगण, सभी आदरणीय विधायकगण, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मदन कौशिक जी एवं कार्यक्रम में उत्तराखंड के कोने कोने से भारी संख्या में पधारे समस्त भाइयों एवं बहनों, मैं देवभूमि उत्तराखंड की 1.25 करोड़ देवतुल्य जनता की तरफ से आप सभी का द्रोण नगरी आगमन पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज के इस अवसर पर मैं बाबा केदार, भगवान बद्री विशाल एवं समस्त देवी देवताओं से प्रार्थना करता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे, जिससे उनके नेतृत्व में भारत नित नई ऊंचाइयों को हमेशा प्राप्त करता रहे। यह हमारा सौभाग्य है कि आज हमारा देश आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के अथक परिश्रम एवं कुशल नेतृत्व से विकास के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। हम सभी इस सत्य के साक्षी हैं, आदरणीय मोदी जी किस प्रकार से एक तपस्वी की भांति नए भारत के निर्माण के इस महायज्ञ की धुनी को सफलतापूर्वक प्रज्वलित रखे हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं उत्तराखंड की समस्त जनता की ओर से आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके इस महायज्ञ की सफलता के लिए जिस भी आहुति की आवश्यकता होगी, उत्तराखंड के लोग सदैव आपके साथ तत्पर रहेंगे। भाइयों बहनों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, नाभिषेको न संस्कार सिंहस्य कृते मृग्य विक्रमादित्य राजस्य सौम्येव मृगेंद्र दत्ता। अर्थात सिंह को जंगल का राजा नियुक्त करने के लिए न तो कोई अभिषेक किया जाता है, न कोई संस्कार किया जाता है। अपने गुण और पराक्रम से वह स्वयं अपना साम्राज्य प्राप्त करता है। यह श्लोक हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर पूर्ण रूप से ठीक बैठता है, क्योंकि वह आज भारत के ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व के सर्वमान्य नेता हैं। आज आतंकवाद से लड़ने की बात हो या कोरोना से बचने की बात हो, विपरीत हालातों में अर्थव्यवस्था को संभालने जैसे जटिल विषयों पर संपूर्ण विश्व आदरणीय मोदी जी की नीतियों और विचारों का अनुसरण कर रहा है। मोदी जी के संपूर्ण विश्व को यह सिखाया है कि किस प्रकार से सच्चाई और साहस के मार्ग पर अपनाकर अंत्योदय का स्वप्न साकार कर विकास भी किया जा सकता है। आज देश का बच्चा बच्चा आत्मनिर्भर भारत, स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, फिट इंडिया, मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रमों से भली भांति परिचित है। कोरोना काल में जहां एक और माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की गरीब जनता को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से करोड़ों लोगों को 2 वक्त का भोजन सुनिश्चित किया, वहीं आयुष्मान भारत योजना ने देश के नागरिकों को यह भरोसा दिलाया कि बीमार होने पर उन्हें निःशुल्क उपचार मिल पाएगा। विकास का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरू की गई योजनाओं से लाभ न मिला हो। आपकी व्यापक सोच रही है, यह नमामि गंगा, स्वच्छता अभियान, नई शिक्षा नीति, इंद्रधनुष योजना, वन नेशन वन राशन कार्ड जैसी अनेकों कल्याणकारी योजनाओं से प्रदर्शित होता है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में वर्षों से अनिर्णित मामले जैसे 3 तलाक, जीएसटी, 1 रैंक 1 पेंशन आदि का दक्षता एवं कौशल से हल निकाला गया है।
भाइयों बहनों, भगवान श्री राम हमारी संस्कृति के अनंत स्वरूप हैं। वे जहां एक और मानव दर्शन के साक्षात आदर्श प्रतिबिंब हैं, वहीं वह भारत के परम वैभव के शिखर पुरुष भी हैं। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के मंदिर के पुनर्निर्माण का कार्य जो बरसों से लंबित था, आपके ही चमत्कारी नेतृत्व में आज एक अद्भुत आकार ले रहा है। यह आपके ही नेतृत्व एवं अद्भुत प्रबंधकीय कौशल का कमाल था कि नामुमकिन सा लगने वाला कश्मीर से धारा 370 हटाने का कार्य संभव हो पाया, जिस कश्मीर को बचाने के लिए हजारों लोगों ने अपनी आहुति दी थी। कोविड काल में जहां विश्व के बड़े से बड़े देश असहाय हो गए, वहीं आपके कुशल नेतृत्व में भारत न केवल कोरोना महामारी का सामना करने में सफल रहा, बल्कि विश्व के अन्य देशों को भी मेड इन इंडिया वैक्सीन देकर हमने अपना विश्व गुरु होने का अपना दायित्व निभाया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज देश के हर वर्ग और क्षेत्र के लोगों के लिए योजनाएं तैयार कर इतने कार्य किए जा रहे हैं कि यदि उन्हें एक एक करके गिनाया जाए और उनके लाभों पर बात की जाए तो समय कम पड़ेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके महान विचारों पर चलकर ही आज उत्तराखंड विकास की राह पर अग्रसर है। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन में शीघ्र ही हम भारत के सर्वश्रेष्ठ राज्य बनेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य में पिछले 5 वर्षों में करीब 1 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक की विभिन्न परियोजनाएं प्रदेश के लिए स्वीकृत हुई हैं। इनमें से बहुत सी योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं और अन्य पर कार्य चल रहा है। उत्तराखंड के सतत विकास के प्रति यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी के समर्पण का नतीजा है कि आज उनके द्वारा इसी मंच से 18,000 करोड़ से भी अधिक की विकास योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया जा रहा है, जिसमें दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे भी शामिल है। इस एक्सप्रेस वे के बनने से दिल्ली से देहरादून की दूरी मात्र 2 घंटे में पूरी की जाएगी। कुछ वर्ष पूर्व ऐसा सोचना भी अकल्पनीय सा लगता था। चाहे आज सड़क मार्ग हो, उत्तराखंड के कोने कोने से जोड़ना हो, पहाड़ पर रेल पहुंचाने जैसा कठिन कार्य करना हो, या देवभूमि के शहरों को हेली सेवा से जोड़ना हो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने कनेक्टिविटी को विकास का मूल मानकर कार्य किया है। इसी का नतीजा है आज उत्तराखंड पर्यटन के मानचित्र पर और अधिक मजबूती के साथ अपनी सदानत छवि को उकेर रहा है। भाइयों और बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2015 में प्रभावी प्रशासन के लिए प्रगति अर्थात प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन का जो मंत्र दिया था, हमारी सरकार आपके द्वारा दिए गए इस मंत्र पर काम करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। चाहे वो हाल ही में हमारे राज्य में आई इतनी बड़ी आपदा हो या वर्षों से लंबित अन्य मामले हो, फिर भविष्य को लेकर हमारी योजनाएं हो, हमारी सरकार आपके दिखाए गए मार्ग का अनुसरण कर प्रोएक्टिव मोड में काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। आप स्वयं भी उत्तराखंड के विकास से और यहां से जुड़ी योजनाओं की प्रगति पर पूर्ण गंभीरता से निगरानी रखते हैं और ये जग जाहिर है कि देवभूमि से आपकी अटू आत्मीयता कितनी घनिष्ठ है। चाहे वो आज केदारपुरी का पुनर्निर्माण हो या सीमांत इलाकों में आधारभूत संरचनाओं के विकास से जुड़ी योजनाएं हो, ये सभी आपके महान पौरुष के बल पर ही संभव हो पाया है। और प्रधानमंत्री उत्तराखंड के दौरे पर आज 18,000 करोड़ से अधिक परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, जिसमें कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं और सबसे जो महत्वपूर्ण परियोजना है उसमें है दिल्ली देहरादून से जो आर्थिक गलियारा है। आने वाले दिनों में
बड़ा बदलाव साबित होगा और समय जो आवागमन का समय है वो भी काफी कम होगा। 2 से ढाई घंटे में दिल्ली से देहरादून पहुंचा जा सकेगा। अगर हम आज की परियोजनाओं की बात करें कि किन किन परियोजनाओं का आज उद्घाटन होना है, तो इसमें दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारा शामिल है। इसके साथ साथ देहरादून पोंटा साहिब सड़क परियोजना शामिल है। लक्ष्मण झूले के निकट गंगा नदी पर एक पुल बनाया जाएगा और इस पुल की खास बात यह होगी कि पुल पर जो पैदल चलने वाले लोगों के लिए कांच के डेक भी लगाए जाएंगे, यानी कि पर्यटन को विस्तार देने का प्रयास किया जाएगा, पर्यटन को आकर्षित करने का प्रयास किया जाएगा। और पहले से भी सरकार लगातार ये प्रयास करती रही कि जो अंतर्राज्यीय पर्यटन है, जिसको हम डोमेस्टिक टूरिज्म की बात करते हैं कि एक राज्य से दूसरे राज्य में लोग घूमने जाएं, इसी वजह से पर्यटन को विस्तार दिया जा रहा है। इसके साथ साथ आज अगर हम 18,000 करोड़ परियोजनाओं की बात करें तो उसमें से देहरादून में बच्चों के लिए चाइल्ड फ्रेंडली सिटी प्रोजेक्ट की भी एक आधारशिला रखा जाएगा। इसके साथ साथ 700 करोड़ रुपए की से अधिक की लागत से जल पूर्ति, सड़क और जल निकासी की व्यवस्था भी की जाएगी। और जब हम दिल्ली और देहरादून के आर्थिक गलियारे की बात करते हैं तो इसमें एक महत्वपूर्ण बातें ये भी शामिल हैं कि वन्य जीवों के संरक्षण के लिए भी काफी प्रयास किए गए हैं। एलिवेटेड गलियारे बनाए गए हैं ताकि वन्य जीव जो हैं वो सुरक्षित रहें। एक तरफ विकास की रफ्तार भी तेजी से बढ़ती रहे, लेकिन जल, जंगल, जमीन या वन्य जीव हैं वो भी सुरक्षित होते रहें। इसके साथ साथ अगर हम और परियोजनाओं की बात करें तो हरिद्वार में 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से एक नए चिकित्सा महाविद्यालय का भी उद्घाटन किया जाएगा। इसके साथ साथ 1700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से यमुना नदी पर निर्मित 120 मेगावाट की व्यासी जल विद्युत परियोजना का भी उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। और उत्तराखंड को आज एक बड़ी सौगातें मिलने वाली हैं। 18,000 करोड़ से अधिक की लागत की जो परियोजनाएं हैं उनका उद्घाटन किया जाएगा, शिलान्यास किया जाएगा। यानी कि आने वाले दिनों में उत्तराखंड की जो तस्वीर है वो बदलने वाली है, चाहे हम रोजगार के क्षेत्र में बात करें, पर्यटन के क्षेत्र में बात करें या इसके साथ साथ आर्थिक विकास के क्षेत्र में बात करें। और इसीलिए कई ऐसी परियोजनाएं हैं, कई ऐसी चीजें की जा रही हैं जिससे रोजगार को बढ़ावा दिया जाएगा। उसमें देहरादून में आधुनिक इत्र और सुगंध प्रयोगशाला का भी उद्घाटन होगा। यानी कि जो देहरादून है, उत्तराखंड देवभूमि जो उत्तराखंड है, वो कहा भी जाता है कि औषधियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है। इसीलिए वहां पर आधुनिक इत्र और सुगंध प्रयोगशाला का उद्घाटन किया जाएगा। इसमें जो शोध किया जाएगा, रिसर्च किया जाएगा, यानी कि जो इत्र है जिनको हम सेंट बोलते हैं उनको बढ़ावा दिया जाएगा। साबुन है, सैनिटाइजर है, अगरबत्ती सहित विभिन्न उत्पादों को बनाने की जो प्रक्रियाएं उनको आसान किया जाएगा। इससे कहीं ना कहीं रोजगार की जो संभावनाएं हैं वो उभर कर सामने आएगी। मुझे गर्व है मेरे जैसे एक सामान्य परिवार से आने वाले सैनिक पुत्र को मुख्य सेवक के रूप में इस माटी की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मुझे वो समय भी याद है जब विदेशी हथकंडों के सामने हमारी सरकारें मौन रहा करती थी। हमारे वीर सैनिक हाथ खोलकर देश के दुश्मनों पर कार्रवाई नहीं कर पाते थे, परंतु आज न सरकार मौन रहती है, न ही हमारे जवान। आज हमारी सेना दुश्मन के उनको घरों में घुसकर मारने का काम करती है। सीमा पर अब हमारे सैनिक गोली का जवाब गोली से देते हैं और दुश्मन हमारे जवानों से थर-थर कांपते हैं। ऐसे वीर जवानों को सम्मान देने के लिए हमारी सरकार सैन्य धाम जैसे महान स्मारक का निर्माण कर रही है, जिसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 5वें धाम की संज्ञा दी है। भाइयों और बहनों, कुछ तत्व ऐसे भी हैं जो राजनीति की आड़ लेकर हमारे राज्य की पहचान को तोड़ने और मरोड़ने का काम कर रहे हैं, माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ऐसे सभी दलों और नेताओं को स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूं कि हमारी और केंद्र और राज्य की राष्ट्रवादी सरकारें के रहते उनका कोई भी तिकड़मी चाल कभी पूरी नहीं होने वाली है। भाइयों और बहनों, आप सभी जानते हैं हमारे देश में कुछ स्वार्थी तत्व दीमक के समान हैं, जिन्होंने अपने परिवार का तो विकास किया है परंतु देश को खोखला करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हमें ऐसे तत्वों से सावधान रहना होगा, क्योंकि आज भी परिवार व परिवारवाद की राजनीति से ऊपर नहीं उठ पाए हैं। परंतु अब आप लोगों की जागरूकता के चलते ऐसे लोग परेशान हैं। भाइयों बहनों, शीघ्र ही चुनाव आने वाले हैं और आप देखेंगे ऐसे समय पर ये स्वार्थी तत्व अपनी असली रूप दिखाएंगे। इनकी अलग अलग वैरायटी सामने आने लगेगी। यह सोचनीय है कि हमेशा सनातन संस्कृति के प्रतीकों का अपमान करने वाले ऐसे लोग चुनाव के समय में
मंदिरों में भी भागे भागे फिरते हैं। युवराज संस्कृति को बढ़ावा देने वाले ऐसे लोग उत्तराखंड ही नहीं बल्कि भारत के लिए भी खतरनाक हैं। हमारे प्रदेश में भी ऐसे दल और नेता हैं जो 4.5 वर्षों बाद पुनः सक्रिय होकर आपको बरगलाने के प्रयास में जुटे हुए हैं। हालांकि मैं उनका पूरा सम्मान करता हूं, पर यह नहीं भूल पाता कि जब उनकी सरकार थी तो ऐसे लोग करप्शन। तो देहरादून में आज उत्तराखंड को 18,000 करोड़ से अधिक परियोजनाओं की सौगात मिलने वाली है। कुछ ही देर में आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां पहुंच गए हैं देहरादून के परेड ग्राउंड में, और इन परियोजनाओं से विकास की जो रफ्तार है और बढ़ेगी। और ये कहा भी जा रहा है कि उत्तराखंड आने वाले दिनों में एक बेहतर तस्वीर के साथ आगे पेश किया जाएगा। कई ऐसी परियोजनाएं जो रोजगार को बढ़ाएंगी, पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ाएंगी, और इन परियोजनाओं के माध्यम से ही आसपास के सिर्फ उत्तराखंड का ही विकास नहीं होगा, उत्तराखंड से जुड़े जो अगल बगल के जो राज्य है, चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात करें, देश की राजधानी दिल्ली की बात करें, यहां पर भी नई संभावनाएं उभर कर सामने आएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो दिल्ली देहरादून के बीच जो आर्थिक गलियारा है, इससे समय कम हो जाएगा और आने वाले दिनों में आप 2 से ढाई घंटे में दिल्ली से देहरादून या देहरादून से दिल्ली आसानी से पहुंच जाएंगे। जब आवागमन की सुगम सुविधा हो जाएगी तो स्वाभाविक तौर पर जो रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी, निवेश की क्षमता भी बढ़ जाएगी। कई बेहतर जो बड़ी कंपनियां हैं वो भी निवेश करेंगी, और आने वाले दिनों में इसका सबसे अधिक फायदा अगर मिलने वाला है तो उत्तराखंड राज्य को मिलने वाला है, वहां के युवाओं को मिलने वाला है। इसीलिए जो 18,000 करोड़ की परियोजनाओं को आज उद्घाटन किया जाएगा, शिलान्यास किया जाएगा, उसमें जो इत शोध अनुसंधान है वो आने वाले दिनों में एक बेहद बदलाव का काम करेगा। जो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जो महिलाएं छोटे छोटे शहरों में, उत्तराखंड के शहरों में काम कर रही हैं, उनको उससे जोड़ा जाएगा, और जो नए उद्योग हैं उनको बढ़ावा दिया जाएगा। इस सुगंध प्रयोगशाला का एक मकसद ये भी है कि जो छोटे उद्योग, हम चाहे अगरबत्ती की बात करें, अगरबत्ती उद्योग की बात करें, मोमबत्ती उद्योग की बात करें, इसके साथ साथ सैनिटाइजर के उद्योग की बात करें, इसको बढ़ावा दिया जाएगा, उसको ग्रामीण क्षेत्र में लाया जाएगा। इसीलिए आज उत्तराखंड को एक बड़ी सौगात मिलने वाली है 18,000 करोड़ परियोजनाओं के माध्यम से। और अगर हम दिल्ली और देहरादून आर्थिक गलियारे के साथ साथ 11 ऐसी परियोजनाएं हैं जो उस राज्य को समर्पित की जाएंगी, और आने वाले दिनों में उत्तराखंड को फायदा मिलने वाला है। देहरादून में हिमालय संस्कृत केंद्र का उद्घाटन भी किया जाएगा, जिससे संस्कृति जो केंद्र है उसमें 800 सीट का एक सभागार बनाया जाएगा, पुस्तकालय बनाए जाएंगे, ताकि जो कल्चर है, देश की जो संस्कृति है या फिर राज्यों की जो अपनी संस्कृति है, उसको बढ़ावा दिया जाए। इसीलिए आज दिल्ली के देहरादून के परेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं, और कुछ ही समय में 18,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक रैली को भी संबोधित करेंगे, और इसमें यह चीजें जरूर निकल के आने वाली है कि आने वाले दिनों में उत्तराखंड की जो तस्वीर है वो बदलने वाली है। वो रोजगार के माध्यम से बदलेगी, वो पर्यटन के क्षेत्र में विकास के माध्यम से बदलेगी। और जब हम पर्यटन की बात करते हैं तो पर्यटन अपने आप में भी एक बड़ा रोजगार का विकल्प है, बड़ा रोजगार का साधन है। और उत्तराखंड जैसे राज्यों की, अगर हम पहाड़ी राज्यों की बात करें, तो वहां एग्री टूरिज्म को भी लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है, यानी कि बड़े बड़े शहरों से लोग इन राज्यों में जाते हैं, वहां रहते हैं। एग्री टूरिज्म यानी कि एग्रीकल्चर, वहां का कैसा रहन सहन है, कैसा खान पान है, उसको प्रत्यक्ष रूप से महसूस करते हो। इसका मकसद यही है। इसीलिए दिल्ली और देहरादून के बीच में जो आर्थिक ये जो गलियारा बन रहा है, समय कम हो जाएगा, 2 से ढाई घंटे में। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री पुष्कर सिंह धामी जी। वास्तव में इतिहास रचा मोदी जी ने। तो एक बार फिर हम बता दें कि कुछ ही देर में उत्तराखंड को बड़ी सौगातें मिलने वाली हैं। दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे के साथ साथ 11 ऐसी बड़ी परियोजनाएं, छोटी बड़ी परियोजनाएं होंगी जो देहरादून उत्तराखंड को समर्पित की जाएंगी, उत्तराखंड के लोगों के निवासियों के लिए आने वाले दिनों में एक बदलाव का काम करेंगी। और दिल्ली देहरादून का जो आर्थिक गलियारा, इसमें यूं तो सफर पर हर किसी का कदम होता है, मंजिलें मिलती उसे हैं जिसके हौसलों में दम होता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वर्ष 2014 से आज तक पिछले 7.5 वर्षों में देश में सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में अनवरत कार्य हुआ है। उत्तराखंड को भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन और सृजन का निरंतर लाभ मिल रहा है। 30वां दशक
जो उत्तराखंड का दशक है, अब पानी भी पहाड़ को काम आएगा, जवानी भी पहाड़ को काम आएगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी के मार्गदर्शन एवं नेतृत्व में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड को विकास के रास्ते पर आगे ले जा रहे हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 4 दिसंबर को उत्तराखंड में 10,000 करोड़ रुपए लागत की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंतर्गत ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जंक्शन से देहरादून तक 8,500 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 179 किलोमीटर लंबे 6 लेन एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे से दिल्ली देहरादून की दूरी 25 किलोमीटर कम हो जाएगी तथा यात्रा का समय भी 6 घंटे से घटकर 2.5 घंटे हो जाएगा। इस एक्सप्रेसवे के बनने से उत्तराखंड की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से कनेक्टिविटी सुगम और तेज होगी, जिससे राज्य की विभिन्न आर्थिक एवं व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। इस एक्सप्रेसवे से उत्तराखंड टूरिज्म को नई दिशा मिलेगी। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से हरिद्वार के बीच 51 किलोमीटर लंबाई में ग्रीन फील्ड अलाइनमेंट का शिलान्यास किया जा रहा है, जिसकी लागत 2100 करोड़ रुपए है। गांवों और कस्बों को हाईवे से जोड़ने के प्रधानमंत्री श्री मोदी के विजन के तहत हरिद्वार रिंग रोड मनोहरपुर से कांगड़ी तक 1,560 करोड़ रुपए लागत से बनने वाली 15 किलोमीटर लंबी 4 लेन ग्रीन फील्ड सड़क का शिलान्यास भी किया जा रहा है। उत्तराखंड की सीमावर्ती राज्यों से कनेक्टिविटी को और मजबूती देने के लिए देहरादून से हिमाचल प्रदेश के पांवटा साहिब तक 1,695 करोड़ रुपए की लागत से 50 किलोमीटर मार्ग का शिलान्यास तथा NH 119 के अंतर्गत नजीबाबाद और कोटद्वार के मध्य 108 करोड़ रुपए की लागत से 15 किलोमीटर सड़क चौड़ीकरण कार्य का शिलान्यास भी किया जा रहा है। इन सड़कों से उत्तराखंड राज्य एवं सीमावर्ती क्षेत्रों की कनेक्टिविटी में व्यापक सुधार होगा। स्थानीय उद्योगों तथा व्यापारिक गतिविधियों के साथ ही राज्य में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। जनपद हरिद्वार में 538 करोड़ रुपए की लागत से मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जा रहा है। इस मेडिकल कॉलेज के निर्माण से उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, गढ़वाल परिक्षेत्र के साथ साथ उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जनपदों स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिलेगा। देहरादून में जनता की सुविधाओं के लिए जलापूर्ति, सड़क एवं जल निकासी प्रणाली के सुधार के लिए 724 करोड़ रुपए की योजना पर काम किया जा रहा है। इस परियोजना से लगभग 2.5 लाख की आबादी को लाभ होगा। विश्व भर के हिंदुओं की आस्था के केंद्र 4 धाम के विकास के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के संकल्प के तहत श्री बद्रीनाथ धाम में भी 220 करोड़ एवं गंगोत्री यमुनोत्री धाम में 54 करोड़ रुपए की लागत से अवस्थापना विकास कार्यों का शिलान्यास किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य बद्रीनाथ एवं गंगोत्री यमुनोत्री धाम का विकास एक स्मार्ट आध्यात्मिक नगर के रूप में करना है। जनपद टिहरी में स्थित विश्व प्रसिद्ध लक्ष्मण झूला सेतु के विकल्प के रूप में इसके महत्व एवं गरिमा के अनुरूप इसके साथ ही 69 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 133 मीटर लंबे एक नए सेतु का शिलान्यास किया जा रहा है। ये पुल पर्यटकों के साथ साथ स्थानीय निवासियों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए अत्यंत लाभकारी होगा। देहरादून शहर को बच्चों के अनुकूल बनाने के लिए 58 करोड़ रुपए की लागत से चाइल्ड फ्रेंडली सिटी प्रोजेक्ट की शुरुआत की जा रही है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत चिन्हित 6 मुख्य मार्गों पर स्थित 34 स्कूलों के बच्चों को सुरक्षित आवागमन का लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं एवं कार्यों का लोकार्पण किया जा रहा है। यमुना नदी पर 1,777 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 120 मेगावाट क्षमता की 82 जल विद्युत परियोजना का लोकार्पण किया जा रहा है। इस परियोजना से प्रतिवर्ष लगभग 350 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन होगा, जो उत्तरी ग्रिड को सप्लाई की जाएगी। इस परियोजना से उत्तराखंड राज्य में बिजली आपूर्ति और सुदृढ़ होगी। इस परियोजना से स्थानीय स्तर पर बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। 4 धाम ऑल वेदर रोड परियोजना के अंतर्गत NH 58 पर विभिन्न स्थानों पर मार्ग के चौड़ीकरण एवं भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का उपचार कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इन सभी कार्यों की लागत लगभग 689 करोड़ है, जिनका प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोकार्पण किया जा रहा है।
इन कार्यों से चारधाम यात्रा और अधिक सुगम एवं सुरक्षित हुई है तथा स्थानीय निवासियों को अत्यंत लाभ पहुंचा है। उत्तराखंड राज्य सहित हिमालय की संस्कृति, कला एवं रंगमंच की समृद्ध धरोहर के संरक्षण एवं संवर्धन को प्रोत्साहन देने के लिए 67 करोड़ रुपए की लागत से देहरादून में निर्मित हिमालयन संस्कृति केंद्र का लोकार्पण किया जा रहा है। देहरादून में स्थित सगंध पौधा केंद्र में 40 करोड़ रुपए की लागत से 6 नई अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं राष्ट्र को समर्पित की जा रही हैं। इन प्रयोगशालाओं के बनने से सगंध पौध से संबंधित स्थानीय कृषि अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा तथा किसानों की आय में वृद्धि के सरकार के संकल्प को और मजबूती मिलेगी। केंद्र और राज्य की डबल इंजन की सरकार, उत्तराखंड पकड़ रहा विकास की रफ्तार। जिस घड़ी का हम सभी को इंतजार था, वो घड़ी अब आ चुकी है जब माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 15,626 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास एवं 2,573 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण होगा। शिलान्यास दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक 8500 करोड़, दिल्ली देहरादून 2100 करोड़, हरिद्वार रिंग रोड 2100 करोड़, देहरादून पौंटा साहिब 1695 करोड़, नजीबाबाद कोटद्वार 108 करोड़, राजकीय मेडिकल कॉलेज हरिद्वार 538 करोड़, देहरादून पेयजल आपूर्ति 724 करोड़, बद्रीनाथ धाम पुनर्निर्माण 220 करोड़, गंगोत्री यमुनोत्री पुनर्निवास 54 करोड़, लक्ष्मण झूला 69 करोड़, देहरादून चाइल्ड फ्रेंडली 58 करोड़। एक बार जोरदार तालियां। लोकार्पण व्यासी जल विद्युत परियोजना 1777 करोड़, ऑल वेदर रोड 257 करोड़, ऋषिकेश से कुटियाला 248 करोड़, लंबरगढ़ भूस्खलन 107.68 करोड़, ऑल वेदर रोड देवप्रयाग 75 करोड़, हिमालयन सांस्कृतिक 67 करोड़ एवं सुगंध पौधा केंद्र 40 करोड़। से एक बार जोरदार तालियां माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। मंचासीन महानुभावों से अनुरोध है अपना स्थान ग्रहण कर लें। वास्तव में हम उत्तराखंड वासियों के लिए अत्यंत ही गौरवमय पल है, क्योंकि एक माह पूर्व माननीय प्रधानमंत्री जी बाबा केदारनाथ की पावन भूमि में हमारे बीच में थे और आज पुनः हमारे साथ हैं। गर्वित है सब भारतवासी, मिले हमें ऐसे नेता, हम सबके प्रेरक मोदी जी, नए भारत के प्रणेता। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का भाव सही। एक बार जोरदार तालियां माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के लिए। उत्तराखंड का सभी दाना सयाणों, दीदी भूलियों, चच्ची बोड़ियां और भाई बहनों, आप सबूत है म्यारू प्रणाम। मिथे भरोसा है कि आप लोग कुशल मंगल होला। मैं आप लोगों थे सेवा लगन छू, आप स्वीकार करा। उत्तराखंड के गवर्नर श्रीमान गुरमीत सिंह जी, यहां के लोकप्रिय ऊर्जावान मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी, केंद्रीय मंत्री परिषद के मेरे सहयोगी प्रहलाद जोशी जी, अजय भट्ट जी,
उत्तराखंड में मंत्री सतपाल महाराज जी, हरक सिंह रावत जी, राज्य मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यगण, संसद में मेरे सहयोगी निशंक जी, तीरथ सिंह रावत जी, अन्य सांसदगण, भाई त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, विजय बहुगुणा जी, राज्य विधानसभा के अन्य सदस्य, मेयर श्री, जिला पंचायत के सदस्यगण, भाई मदन कौशिक जी और मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी इतनी बड़ी संख्या में हमें आशीर्वाद देने आए हैं। आपके स्नेह, आपका आशीर्वाद, ये आशीर्वाद का प्रसाद पाकर हम सभी अभिभूत है। उत्तराखंड पूरी देश की आस्था ही नहीं, बल्कि कर्म और कठोरता की भूमि है। इसलिए इस क्षेत्र का विकास, यहां को भव्य स्वरूप देना डबल इंजन की सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी भावना से सिर्फ बीते 5 वर्षों में उत्तराखंड के विकास के लिए केंद्र सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक, 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक, 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। यहां की सरकार इनको तेजी से जमीन पर उतार रही है। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जा रहा है। इनमें कनेक्टिविटी हो, स्वास्थ्य हो, संस्कृति हो, तीर्थाटन हो, बिजली हो, बच्चों के लिए विशेष तौर पर बना चाइल्ड फ्रेंडली सिटी प्रोजेक्ट्स हो, करीब करीब हर सेक्टर से जुड़े प्रोजेक्ट इसमें शामिल है। बीते वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद, अनेक जरूरी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद आखिरकार आज ये दिन आया है। ये परियोजनाएं इस दशक को मैंने केदारपुरी की पवित्र धरती से कहा था, आज मैं देहरादून से दोहरा रहा हूं। ये परियोजनाएं इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। इन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए उत्तराखंड के लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। जो लोग पूछते हैं
कि डबल इंजन की सरकार का फायदा क्या है, वो आज देख सकते हैं कि डबल इंजन की सरकार कैसे उत्तराखंड में विकास की गंगा बहा रही है। भाइयों और बहनों, इस शताब्दी की शुरुआत में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भारत में कनेक्टिविटी बढ़ाने का अभियान शुरू किया था, लेकिन उनके बाद 10 साल देश में ऐसी सरकार रही जिसने देश का, उत्तराखंड का बहुमूल्य समय व्यर्थ कर दिया। 10 साल तक देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर घोटाले हुए, घपले हुए। इससे देश का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए हमने 2 गुनी गति से मेहनत की और आज भी कर रहे हैं। आज भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर 100 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के इरादे से आगे बढ़ रहा है। आज भारत की नीति गति शक्ति की है, 2 गुनी 3 गुनी तेजी से काम करने की है। सालों साल अटकी रहने वाली परियोजनाओं, बिना तैयारी के फीता काट देने वाले तौर तरीकों को पीछे छोड़कर आज भारत नवनिर्माण में जुटा है। 21वीं सदी के इस कालखंड में भारत में कनेक्टिविटी का एक ऐसा महायज्ञ चल रहा है जो भविष्य के भारत को विकसित देशों की श्रृंखला में लाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। इस महायज्ञ का ही एक यज्ञ आज यहां देवभूमि में हो रहा है। भाइयों और बहनों, इस देवभूमि में श्रद्धालु भी आते हैं, उद्यमी भी आते हैं, प्रकृति प्रेमी सैलानी भी आते हैं। इस भूमि का जो सामर्थ्य है उसे बढ़ाने के लिए यहां आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व काम किया जा रहा है। 4 धाम ऑल वेदर रोड परियोजना के तहत आज देवप्रयाग से श्रीकोट और ब्रह्मपुर से कोडियाला, वहां के प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया गया है। भगवान बद्रीनाथ तक पहुंचने में लामबगड़ लैंडस्लाइड के रूप में जो रुकावट थी वो भी अब दूर हो चुकी है। इस लैंडस्लाइड ने देश भर के न जाने कितने तीर्थयात्रियों को बद्रीनाथ जी की यात्रा करने से या तो रोका है या फिर घंटों इंतजार करवाया है और कुछ लोग तो थक करके वापस भी चले गए। अब बद्रीनाथ जी की यात्रा पहले से ज्यादा सुरक्षित और सुखद हो जाएगी। आज बद्रीनाथ जी गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में अनेक सुविधाओं से जुड़े नए प्रोजेक्ट पर भी काम आरंभ हुआ है। भाइयों और बहनों, बेहतर कनेक्टिविटी और सुविधाओं से पर्यटन और तीर्थाटन को कितना लाभ होता है, बीते वर्षों में केदार धाम में हमने अनुभव किया है। केदारनाथ त्रासदी से पहले 2012 में 5,70,000 लोगों ने दर्शन किया था और ये उस समय का एक रिकॉर्ड था। 2012 में
यात्रियों की संख्या का एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड था। जबकि कोरोना काल शुरू होने से पहले 2019 में 10 लाख से ज्यादा लोग केदारनाथ जी के दर्शन करने पहुंचे थे। यानी केदार धाम के पुनर्निर्माण ने न सिर्फ श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ाई, बल्कि वहां के लोगों को रोजगार, स्वरोजगार के भी अनेकों अवसर उपलब्ध कराए हैं। साथियों, पहले जब भी मैं उत्तराखंड आता था या उत्तराखंड आने जाने वालों से जरा मिलता था, तो वो हमेशा कहते थे, मोदी जी, दिल्ली से देहरादून की यात्रा गणेशपुर तक तो बड़ी आसानी से हो जाती है, लेकिन गणेशपुर से देहरादून तक बड़ी मुश्किल होती है। आज मुझे बहुत खुशी है कि दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का शिलान्यास हो चुका है। जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो दिल्ली से देहरादून आने जाने में जो समय लगता है वो करीब करीब आधा हो जाएगा। इससे न केवल देहरादून के लोगों को फायदा पहुंचेगा, बल्कि हरिद्वार, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत और मेरठ जाने वालों को भी सुविधा होगी। ये आर्थिक गलियारा अब दिल्ली से हरिद्वार आने जाने के समय को भी कम कर देगा। हरिद्वार रिंग रोड परियोजना से हरिद्वार शहर को जाम की बरसों पुरानी समस्या से मुक्ति मिलेगी। इससे कुमाऊं क्षेत्र के साथ संपर्क भी और आसान होगा। इसके अलावा ऋषिकेश की पहचान हमारे लक्ष्मण झूला, ये लक्ष्मण झूला पुल के समीप एक नए पुल का शिलान्यास भी आज हुआ है। भाइयों और बहनों, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर्यावरण सुरक्षा के साथ, विकास के साथ हमारे विकास के मॉडल का भी प्रमाण होगा। इसमें एक तरफ उद्योगों का कॉरिडोर होगा, तो इसमें एशिया का सबसे बड़ा एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर भी बनेगा। ये कॉरिडोर यातायात तो सरल करेगा ही, जंगली जीवों को भी सुरक्षित आने जाने में मदद करेगा। साथियों, उत्तराखंड में औषधीय गुण वाली जो जड़ी बूटियां हैं, जो प्राकृतिक उत्पाद है, उनकी मांग दुनिया भर में है। अभी उत्तराखंड के इस सामर्थ्य का भी पूरा उपयोग नहीं हो सका है। अब जो आधुनिक इत्र और सुगंध प्रयोगशाला बनी है, वो उत्तराखंड के सामर्थ्य को और बढ़ाएगी। भाइयों और बहनों, हमारे पहाड़, हमारी संस्कृति, हमारी आस्था के गढ़ तो है ही, ये हमारे देश की सुरक्षा के भी कीले हैं। पहाड़ों में रहने वालों का जीवन सुगम बनाना देश की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। लेकिन दुर्भाग्य से दशकों तक जो सरकार में रहे, उनकी नीति और रणनीति में दूर दूर तक ये चिंतन कहीं नहीं था। उनके लिए उत्तराखंड हो
या हिंदुस्तान के और क्षेत्र, उनका एक ही इरादा रहता था, अपनी तिजोरी भरना, अपने घर भरना, अपनों का ही ख्याल रखना। भाइयों बहनों, हमारे लिए उत्तराखंड तप और तपस्या का मार्ग है। साल 2007 से 2014 के बीच जो केंद्र की सरकार थी, उसने 7 साल में उत्तराखंड में केवल, हमारे पहले जो सरकार थी उसने 7 साल में क्या काम किया? पहले की सरकार ने 7 साल में उत्तराखंड में केवल 300 किलोमीटर भी नहीं, केवल 288 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाए थे। जबकि हमारी सरकार ने अपने 7 साल में उत्तराखंड में 2000 किलोमीटर से अधिक लंबाई के नेशनल हाईवे का निर्माण किया है। आप बताइए भाइयों बहनों, इसे आप काम मानते हैं कि नहीं मानते हैं? इसे आप काम मानते हैं कि नहीं मानते हैं? क्या इसमें लोगों की भलाई है कि नहीं है? इससे उत्तराखंड का भला होगा कि नहीं होगा? आपकी भावी पीढ़ियों का भला होगा कि नहीं होगा? उत्तराखंड के नौजवानों का भाग्य खुलेगा कि नहीं खुलेगा? इतना ही नहीं, पहले की सरकार ने उत्तराखंड में नेशनल हाईवे पर 7 साल में 600 करोड़ के आसपास खर्च किया। कितने 600 करोड़। कितने समय में? 7 साल में। 7 साल में कितना खर्चा किया पहले वालों ने? 600 करोड़। कितना किया? अब जरा सुन लीजिए, जबकि हमारी सरकार ने इन 7 साढ़े 7 साल में 12,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर चुकी है। कहां 600 करोड़ और कहां 12,000 करोड़ रुपया? आप मुझे बताइए, हमारे लिए उत्तराखंड प्राथमिकता है कि नहीं है? आपको विश्वास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हमने करके दिखाया है कि नहीं दिखाया? हम जी जान से उत्तराखंड के लिए काम करते हैं कि नहीं करते हैं? और भाइयों बहनों, ये सिर्फ एक आंकड़ा भर नहीं है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर के इतने बड़े प्रोजेक्ट पर काम होता है तो कितनी चीजों की जरूरत होती है। सीमेंट चाहिए, लोहा चाहिए, लकड़ी चाहिए, ईंट चाहिए, पत्थर चाहिए, मजदूरी करने वाले लोग चाहिए, उद्यमी लोग चाहिए, स्थानीय युवाओं को अनेक प्रकार का लाभ का अवसर पैदा होता है। इन कामों को जो श्रमिक लगते हैं, इंजीनियर लगते हैं, मैनेजमेंट लगता है, वो भी अधिकतर स्थानीय स्तर पर जुट जाते हैं। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर के ये प्रोजेक्ट अपने साथ उत्तराखंड में रोजगार का एक नया इकोसिस्टम बन रहे हैं, हजारों युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। आज मैं गर्व से कह सकता हूं,
5 साल पहले मैंने कहा था, जो कहा था उसको दोबारा याद कराने की ताकत राजनेताओं में जरा कम होती है, मुझ में है। याद कर लेना मैंने क्या कहा था, और आज मैं गर्व से कह सकता हूं, आज मैं गर्व से कह सकता हूं, उत्तराखंड का पानी और जवानी उत्तराखंड के काम ही आली। साथियों, सीमावर्ती पहाड़ी क्षेत्रों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी पहले की सरकारों ने उतनी गंभीरता से काम नहीं किया जितना करना चाहिए था। बॉर्डर के पास सड़कें बने, पुल बने, इस और उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वन रैंक वन पेंशन हो, आधुनिक अस्त्र शस्त्र हो, या फिर आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देना हो, जैसे उन लोगों ने हर स्तर पर सेना को निराश करने का, हतोत्साहित करने की मानो कसम खा रखी थी। लेकिन आज जो सरकार है वो दुनिया के किसी देश के दबाव में नहीं आ सकती। हम राष्ट्र प्रथम, सदैव प्रथम के मंत्र पर चलने वाले लोग हैं। हमने सीमावर्ती पहाड़ी क्षेत्रों में सैकड़ों किलोमीटर नई सड़कें बनाई हैं। मौसम और भूगोल की कठिन परिस्थितियों के बावजूद ये काम तेजी से किया जा रहा है, और ये काम कितना अहम है ये उत्तराखंड का हर परिवार, फौज में अपने बच्चों को भेजने वाला परिवार ज्यादा अच्छी तरह समझ सकता है। साथियों, एक समय पहाड़ पर रहने वाले लोग विकास की मुख्य धारा से जुड़ने का सपना ही देखते रह जाते थे। पीढ़ियां बीत जाती थी, वो यही सोचते थे हमें कब पर्याप्त बिजली मिलेगी, हमें कब पक्के घर बनकर मिलेंगे, हमारे गांव तक सड़क आएगी या नहीं आएगी, अच्छी मेडिकल सुविधा मिलेगी या नहीं, और पलायन का सिलसिला आखिरकार कब रुकेगा। जाने कितने ही प्रश्न यहां के लोगों के मन में थे। लेकिन साथियों, जब कुछ करने का जुनून हो, जब कुछ करने का जुनून हो तो सूरत भी बदलती है और सीरत भी बदलती है। सूरत भी बदलती है और सीरत भी बदलती है। और आपका ये सपना पूरा करने के लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आज सरकार इस बात का इंतजार नहीं करती कि नागरिक उसके पास अपनी समस्या लेकर आएंगे, तब सरकार कुछ सोचेगी और कदम उठाएगी। अब सरकार ऐसी है जो सीधे नागरिकों के पास जाती है। आप याद करिए, एक समय था जब उत्तराखंड में 1.25 लाख घरों में, उत्तराखंड में 1.25 लाख घरों में नल से जल पहुंचता था। आज 7.5 लाख से भी अधिक घरों में
नल से जल पहुंच रहा है। अब घर में किचन तक नल से जल आए हैं, तो ये माताएं बहनें मुझे आशीर्वाद देगी कि नहीं देगी? हम सबको आशीर्वाद देंगे कि नहीं देंगे? नल से जल आता है तो माताओं बहनों का कष्ट दूर होता है कि नहीं होता है? उनको सुविधा मिलती है कि नहीं मिलती है? और ये काम जल जीवन मिशन शुरू होने के 2 साल के भीतर भीतर हमने कर दिया है। इसका बहुत बड़ा लाभ उत्तराखंड की माताओं को, बहनों को, यहां की महिलाओं को हुआ है। उत्तराखंड की माताओं, बहनों, बेटियों ने हमेशा हम सभी पर इतना स्नेह दिखाया है। हम सभी दिन रात परिश्रम करके, ईमानदारी से काम करके हमारी इन माताओं बहनों का जीवन आसान बनाकर उनका ऋण चुकाने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। साथियों, डबल इंजन की सरकार में उत्तराखंड के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी अभूतपूर्व काम हो रहा है। उत्तराखंड में 3 नए मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किए गए हैं। इतने छोटे से राज्य में 3 नए मेडिकल कॉलेज। आज हरिद्वार मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास भी किया गया है। ऋषिकेश एम्स तो सेवाएं दे ही रहा है। कुमाऊं में भी सैटेलाइट सेंटर भी जल्द ही सेवा देना शुरू कर देगा। टीकाकरण के मामले में भी उत्तराखंड आज देश के अग्रणी राज्यों में है। और इसके लिए मैं धामी जी को, उनके साथियों को, पूरी उत्तराखंड की सरकार को बधाई देता हूं। और इसके पीछे भी बेहतर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बड़ी भूमिका है। इस कोरोना काल में उत्तराखंड में 50 से अधिक नए ऑक्सीजन प्लांट भी लगाए गए हैं। साथियों, बहुत से लोग चाहते हैं, आप में से सबके मन में विचार आता होगा, हर कोई चाहता होगा उसकी संतान डॉक्टर बने, उसकी संतान इंजीनियर बने, उनकी संतान मैनेजमेंट के क्षेत्र में जाए। लेकिन अगर नए संस्थान बने ही नहीं, सीटों की संख्या बढ़े ही नहीं, तो आपका सपना पूरा हो सकता है क्या? आपका बेटा डॉक्टर बन सकता है क्या? आपकी बेटी डॉक्टर बन सकती है क्या? आज देश में बन रहे नए मेडिकल कॉलेज, नई आईआईटी, नए आईआईएम, विद्यार्थियों के लिए प्रोफेशनल कोर्स की बढ़ रही सीटें देश की वर्तमान और भावी पीढ़ी के भविष्य को मजबूत करने का काम कर रही है। हम सामान्य मानवीय के सामर्थ्य को बढ़ाकर, उसे सशक्त करके, उसकी क्षमता बढ़ाकर, उसे सम्मान के साथ जीने के नए अवसर दे रहे हैं। साथियों, समय के साथ हमारे देश की राजनीति में अनेक प्रकार की विकृतियां आ गई है और आज इस बारे में भी मैं उत्तराखंड की पवित्र धरती पर कुछ बात बताना चाहता हूं। कुछ राजनीतिक दलों द्वारा समाज में भेद करके सिर्फ एक तबके को, चाहे वो अपनी जाति का हो, किसी खास धर्म का हो या अपने छोटे से इलाके के दायरे का हो, उसी की तरफ ध्यान देना, यही प्रयास हुए हैं और उसमें ही उनको वोट बैंक नजर आती है। इतना संभाल लो, वोट बैंक बना दो, गाड़ी चलती रहेगी। इन राजनीतिक दलों ने
एक और तरीका भी अपनाया है। उनके ये विकृतियों का एक रूप ये भी है और वो रास्ता है जनता को मजबूत नहीं होने देना, बराबर कोशिश करना कि जनता कभी मजबूत ना हो जाए। वे तो यही चाहते रहे ये जनता जनार्दन हमेशा मजबूर बनी रहे। मजबूर बनाओ, जनता को अपना मोहताज बनाओ ताकि उनका ताज सलामत रहे। इस विकृत राजनीति का आधार रहा कि लोगों की आवश्यकताएं पूरी ना करो, उन्हें आश्रित बनाकर रखो। इनके सारे प्रयास इसी दिशा में हुए कि जनता जनार्दन को ताकतवर नहीं बनने देना है। दुर्भाग्य से इन राजनीतिक दलों के लोगों ने भी ये सोच पैदा कर दी कि सरकार ही हमारी माई बाप है, अब जो कुछ भी मिलेगा सरकार से ही मिलेगा, तभी हमारा गुजारा होगा। लोगों के मन में भी ये घर कर गया। यानी एक तरह से देश के सामान्य मानवी का स्वाभिमान, उसका गौरव सोची समझी रणनीति के तहत कुचल दिया गया, उसे आश्रित बना दिया गया। और दुखद ये कि ये सब करते रहे और कभी किसी को भनक तक नहीं आने दी। लेकिन इस सोच, इस अप्रोच से अलग हमने एक नया रास्ता चुना है। हमने जो रास्ता चुना है वो मार्ग कठिन है, वो मार्ग मुश्किल है, लेकिन देश हित में है, देश के लोगों के हित में है। और हमारा मार्ग है सबका साथ, सबका विकास। हमने कहा कि जो भी योजना लाएंगे सबके लिए लाएंगे, बिना भेदभाव के लाएंगे। हमने वोट बैंक की राजनीति को आधार नहीं बनाया, बल्कि लोगों की सेवा को प्राथमिकता दी। हमारी अप्रोच रही कि देश को मजबूती देनी है। हमारे देश कब मजबूत होगा? जब हर परिवार मजबूत होगा। हमने ऐसे समाधान निकाले, ऐसी योजनाएं बनाई जो भले वोट बैंक के तराजू में ठीक नहीं बैठे, लेकिन वो बिना भेदभाव आपका जीवन आसान बनाएगी, आपको नए अवसर देगी, आपको ताकतवर बनाएगी। और आप भी नहीं बचाएंगे, आप में से कोई नहीं चाहेगा कि आप अपने बच्चों के लिए एक ऐसा वातावरण छोड़ें जिसमें आपके बच्चे भी हमेशा आश्रित जीवन जिए। जो मुसीबतें आपको विरासत में मिली, जिन कठिनाइयों में आपको जिंदगी गुजारनी पड़ी, आप भी नहीं चाहेंगे कि आप वो विरासत, वो मुसीबतें बच्चों को वैसे ही देकर जाएं। हम आपको आश्रित नहीं, आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। जैसे हमने कहा था, कि जो हमारा अन्नदाता है वो ऊर्जा दाता भी बने, तो इसके लिए हम खेत के किनारे
मेड पर सोलर पैनल लगाने की कुसुम योजना लेकर के आए। इससे किसान को खेत में ही बिजली पैदा करने की सुविधा हुई। ना तो हमने किसान को किसी पर आश्रित किया और ना ही उसके मन में ये भाव आया कि मैं मुफ्त की बिजली ले रहा हूं। और इस प्रयास में भी उसको बिजली भी मिली और देश पर भी भार नहीं आया और वो एक तरह से आत्मनिर्भर बना। और ये योजना देश के कई जगह पे हमारे किसानों ने लागू की है। इसी तरह हमने देश भर में उजाला योजना शुरू की। कोशिश थी कि घरों में बिजली का बिल कम आए। इसके लिए देश भर में और यहां उत्तराखंड में करोड़ों एलईडी बल्ब दिए गए, करोड़ों। और पहले एलईडी बल्ब 300-400 रुपये के आते थे, हम उनको 40-50 रुपये तक लेकर के आ गए। आज लगभग हर घर में एलईडी बल्ब इस्तेमाल हो रहे हैं और लोगों का बिजली का बिल भी कम हो रहा है। अनेकों घरों में जो मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग के परिवार है, हर महीने 500 से 600 रुपये तक बिजली बिल कम हुआ है। साथियों, इसी प्रकार से हमने मोबाइल फोन सस्ता किया, इंटरनेट सस्ता किया, गांव-गांव में कॉमन सर्विस सेंटर खोले जा रहे हैं, अनेक सुविधाएं गांव में पहुंची है। अब गांव के आदमी को रेलवे का रिजर्वेशन कराना हो तो उसे शहर नहीं आना पड़ता, एक दिन खराब नहीं करना पड़ता, 100, 200, 300 रुपया बस का किराया नहीं देना पड़ता। वो अपने गांव में ही कॉमन सर्विस सेंटर से ऑनलाइन रेलवे का बुकिंग करा सकता है। उसी प्रकार से आपने देखा होगा अब उत्तराखंड में होम स्टे लगभग हर गांव में उसकी बात पहुंच चुकी है। अभी कुछ समय पहले मुझे उत्तराखंड के लोगों से बात करने का मौका मिला था, जो बहुत सफलता के साथ होम स्टे चला रहे हैं। जब इतने यात्री आएंगे, पहले की तुलना में 2 गुना 3 गुना यात्री आना शुरू हुआ है। जब इतने यात्री आएंगे तो होटल की उपलब्धता का सवाल भी स्वाभाविक है और रातों रात इतने होटल भी नहीं बन सकते, लेकिन हर घर में एक कमरा बनाया जा सकता है, अच्छी सुविधाओं के साथ बनाया जा सकता है। और मुझे विश्वास है उत्तराखंड होम स्टे बनाने में, सुविधाओं के विस्तार में पूरे देश को एक नई दिशा दिखा सकता है। साथियों, इसी तरह का परिवर्तन हम देश के हर कोने में ला रहे हैं। इस तरह के परिवर्तन से देश 21वीं सदी में आगे बढ़ेगा। इसी तरह का परिवर्तन उत्तराखंड के लोगों को आत्मनिर्भर बनाएगा। साथियों, समाज की जरूरत के लिए कुछ करना और वोट बैंक बनाने के लिए कुछ करना, दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। जब हमारी सरकार गरीबों को मुफ्त घर बनाकर देती है तो वो उसके जीवन की सबसे बड़ी चिंता दूर करती है। जब हमारी सरकार गरीबों को 5 लाख रुपए तक की मुफ्त इलाज की सुविधा देती है तो वो उसकी जमीन बिकने से बचाती है, उसे कर्ज के चुकू चक्र में फंसने से बचाती है। जब हमारी सरकार कोरोना काल में हर गरीब को मुफ्त अनाज सुनिश्चित करती है तो वो उसे भूख की मार से बचाने का काम करती है। मुझे पता है कि देश का गरीब, देश का मध्यम वर्ग इस सच्चाई को समझता है, तभी हर क्षेत्र, हर राज्य से हमारे कार्यों को, हमारी योजनाओं को
जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिलता है और हमेशा मिलता रहेगा। साथियों, आजादी के इस अमृत काल में देश ने जो प्रगति की रफ्तार पकड़ी है वो अब रुकेगी नहीं, अब थमेगी नहीं और ये थकेगी भी नहीं, बल्कि और अधिक विश्वास और संकल्पों के साथ आगे बढ़ेगी। आने वाले 5 वर्ष उत्तराखंड को रजत जयंती की तरफ ले जाने वाले हैं। ऐसा कोई लक्ष्य नहीं जो उत्तराखंड हासिल नहीं कर सकता, ऐसा कोई संकल्प नहीं जो इस देवभूमि में सिद्ध नहीं हो सकता। आपके पास दामी जी के रूप में युवा नेतृत्व भी है, उनकी अनुभवी टीम भी है, हमारे पास वरिष्ठ नेताओं की बहुत बड़ी श्रृंखला है। 30-30 साल, 40-40 साल अनुभव से निकले हुए नेताओं की टीम है जो उत्तराखंड के उज्जवल भविष्य के लिए समर्पित है। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जो देश भर में बिखर रहे हैं वो उत्तराखंड को निखार नहीं सकते हैं। आपके आशीर्वाद से विकास का ये डबल इंजन उत्तराखंड का तेज विकास करता रहेगा। इसी विश्वास के साथ मैं फिर से आप सबको बधाई देता हूं। आप जब देवभूमि में आया हूं, वीर माताओं की भूमि में आया हूं, तो कुछ भाव पुष्प, कुछ श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। मैं कुछ पंक्तियों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। जहां पवन बहे संकल्प लिए, जहां पवन बहे संकल्प लिए, जहां पर्वत गर्व सिखाते हैं, जहां ऊंचे नीचे सब रास्ते बस भक्ति के सुर में गाते हैं, उस देवभूमि के ध्यान से ही, उस देवभूमि के ध्यान से ही मैं सदा धन्य हो जाता हूं। है भाग्य मेरा, सौभाग्य मेरा, मैं तुमको नीश नवाता हूं, मैं तुमको शीश नवाता हूं और धन्य धन्य हो जाता हूं। तुम आंचल हो भारत मां का, तुम आंचल हो भारत मां का, जीवन की धूप में छाव हो तुम, बस छूने से ही तर जाए सबसे पवित्र वो धरा हो तुम, बस लिए समर्पण तन मन से, बस लिए समर्पण तन मन से। मैं देवभूमि में आता हूं, मैं देवभूमि में आता हूं। है भाग्य मेरा, सौभाग्य मेरा, मैं तुमको शीश नवाता हूं, मैं तुमको शीश नवाता हूं और धन्य हो जाता हूं, और धन्य धन्य हो जाता हूं। जहां अंजुलि में गंगा जल हो, जहां हर एक मन बस निश्चल हो, जहां गांव गांव में देशभक्त, जहां नारी में सच्चा बल हो, उस देवभूमि का आशीर्वाद लिए
मैं चलता जाता हूं उस देवभूमि का आशीर्वाद लिए। मैं चलता जाता हूं, है भाग्य मेरा, सौभाग्य मेरा, मैं तुमको शीश नवाता हूं, मैं तुमको शीश नवाता हूं और धन्य धन्य हो जाता हूं। मंडवे की रोटी, मंडवे की रोटी, हड़के की थाप, मंडवे की रोटी, हड़के की थाप, हर एक मन करता शिवजी का झाप, हर एक मन करता शिवजी का झाप। ऋषि मुनियों की है ये तपोभूमि, ऋषि मुनियों की है ये तपोभूमि, कितने वीरों की ये जन्मभूमि। मैं देवभूमि आता हूं, मैं तुमको शीश नवाता हूं और धन्य धन्य हो जाता हूं। मैं तुमको शीश नवाता हूं और धन्य धन्य हो जाता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना कीमती समय निकालकर आपने दिया हमें आशीष और प्यार। आपका इसके लिए पुनः कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि आभार। और हर बार परचम लहराएगी मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार। एक बार पुनः आप सभी का मैं धन्यवाद करती हूं, मंचासीन महानुभावों का, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कि ये पुनः देवभूमि उत्तराखंड आए और हमारे करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। पुनः मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में इतिहास रचा मोदी जी ने अटल निश्चय व साहस से, बोला जो करके दिखलाया अपने विश्वास व दम पे। ये सज्जन राजनीति में हर बार परचम लहराएगा मोदी जी की जीवन गाथा। इतिहास सदा गाएगा, इतिहास सदा गाएगा। एक बार पुनः भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। एक बार पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड का, सभी मंत्रीगण का और आप सभी जनता का, मीडिया कर